समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के सेक्शन ए में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जाते जाते इस वीडियो को देख लीजिएगा। हो सकता है इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो फिर आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझाते जाऊँगा। तो चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आपका लिंग अनुपात का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए, इसका सिंपल उत्तर है लिंग अनुपात को स्त्री पुरुष अनुपात भी कहा जाता है। लिंग कहने का मतलब है स्त्री और पुरुष, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर आपको लिख देना है कि लिंग अनुपात को स्त्री पुरुष अनुपात भी कहा जाता है। इस अनुपात को स्त्रियों की संख्या को पुरुषों की संख्या से भाग देने पर, याद रखिएगा उल्टा नहीं रखना है, ऊपर में जो रहेगा वो पुरुषों की संख्या, नीचे स्त्रियों की संख्या, इस तरीके से भाग देने के बाद 1000 से गुना करके प्राप्त किया जाता है। मतलब ऊपर में पुरुष नीचे में स्त्री, ठीक है, इसको भाग देने पर गुना 1000 अगर कर दिया जाता है तो लिंग अनुपात हमें प्राप्त हो जाता है किसी भी क्षेत्र का। भारत में लिंग अनुपात से तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या से है। भारत में क्या है, 1000 पुरुषों का, ठीक है, 1000 पुरुषों का जितना भी स्त्री है, ठीक है, यानी उसमें जितने भी स्त्री है वही कहलाता है भारत का लिंग अनुपात। स्त्री पुरुष अनुपात जनसंख्या में लैंगिक संतुलन एक महत्वपूर्ण सूचक है। तो इतना अगर नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना आप लिख सकते हो, कम से कम इतना जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, सावित्री फुले बाई कौन थी। यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर है सावित्री फुले 1831 से 1897 तक देश में बालिकाओं के लिए बने पहले विद्यालय की पहली प्रधानाध्यापिका थी, यानी वो प्रिंसिपल थी जो पुणे में स्थापित किया गया था। ठीक है, आप यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है उसको डिटेल से लिख देना है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, बीपीओ क्या है। तो बीपीओ का पूरा नाम है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या नाम है, बी फॉर बिजनेस, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटसोर्सिंग। यह सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग और व्यापार में बाह्य स्रोतों के प्रयोग का उद्योग कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर कॉल सेंटर हो गया, या उन प्रमुख उद्योगों में से है जिनके माध्यम से भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, दबाव समूह से आप क्या जानते हो। तो यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर है जब कोई हित समूह मैंने आपको पिछले वीडियो में सब्जेक्टिव वाला वीडियो में बता दिया, अगर नहीं देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑल सोशियोलॉजी MCQ क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहां पर जल्दी से जाकर सारे वीडियो देख लीजिए, नहीं तो फिर समय बीत जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई हित समूह अपने उद्देश्यों अर्थात अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाने लगता है तब उसे दबाव समूह कहते हैं। ऐसे समूह अपने सदस्य के हितों के अनुरूप कानून बनाने या संशोधन करने के लिए जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करने लगते हैं तो इन्हें दबाव समूह कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर कोई भी हित समूह अपने हित के लिए या किसी उद्देश्य के लिए सरकार पर दबाव बनाता है, उसी दबाव को ही दबाव समूह कहते हैं। इतना भी लिख दोगे ना, बस चिंता नहीं करना है बस। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर, जनसंपर्क के साधन को मास मीडिया क्यों कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर है जनसंपर्क के साधन अनेक प्रकार के होते हैं, टेलीविजन, समाचार पत्र, फिल्में, रेडियो आदि। उन्हें मास मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे एक साथ बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों, श्रोताओं और पाठकों तक पहुँचते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठा नंबर, तिभागा आंदोलन क्या था। यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर है ब्रिटिश काल में एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ जिसे तिभागा या तिभाग आंदोलन भी यानी तिभागा आंदोलन भी कहा जाता है। तिभागा आंदोलन क्या था, ब्रिटिश काल में ही एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था, उसी को बोला जाता है। ठीक है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी इसका जो था वो प्रमुख क्षेत्र था। ठीक है, यह आंदोलन 1946 से 47 में हुआ। यह आंदोलन बटाईदारों का था जो फसल का 2/3 हिस्सा अपने पास रखना चाहते थे, ना कि आधा या इससे भी कम। यह आंदोलन वास्तव में छोटे किसान का था। AR देसाई कहते हैं कि यह आंदोलन वस्तुतः एक आर्थिक संघर्ष था, लेकिन इससे राजनीतिक रंग भी ले आया था। जी हाँ, आंदोलन होगा तो भाई उसमें राजनीतिक लोग इन्वॉल्व होंगे, अपना हाथ तो जरूर धोएंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिकीकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उदय से है। यह शक्ति के गैर मानवीय संसाधन जैसे वाष्प या विद्युत पर अधिक निर्भर होता है। दूसरे शब्दों में, यह प्रौद्योगिकी उन्नति वह प्रक्रिया है जो सामान्य उपकरणों से चलने वाले घरेलू उत्पादन से लेकर बृहत स्तरीय कारखानों के उत्पादन तक संपन्न होती है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, जनसांख्यिकी लाभांश का क्या अर्थ है। यहाँ पर इसका उत्तर है विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था के सुधार से प्राप्त जनसंख्या वृद्धि के कम होने को जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। कहने का मतलब है, विकासशील जो देश है उसमें अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें अगर सुधार के लिए क्या किया गया है, प्राप्त जनसंख्या वृद्धि जो है, ठीक है, जितनी भी जनसंख्या वृद्धि वहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है उसे कम करने के लिए ही जनसांख्यिकी का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। देखा जाए तो दूसरे वर्ड में जनसंख्या को कम करना
ही जनसांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यह लाभांश पिछले दशक में पूर्व एशिया अर्थव्यवस्थाओं की तरह तथा आज के आयरलैंड की भांति भारत को भी मिलना शुरू हो गया है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर, वर्ग और जाति में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल है। वर्ग अगर अपनी भाषा में बोल दिया जाए तो होता है क्लास, एक होता है लो क्लास, एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है हाई क्लास, है ना। तो ये क्लास कैसे डिफाइन किया जाता है? ये औकात के अनुसार। औकात कहने का मतलब है जिसके पास ज़्यादा धन है, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है, वो आ जाएगा हाई क्लास में। ठीक है, जिसके पास थोड़ा सा धन है, हाई क्लास से थोड़ा सा कम है, वो आ जाएगा मिडिल क्लास में, और जिसके पास कम धन है वो लो क्लास में। तो ये क्लास होता है जिसे बोलते हैं हिंदी में वर्ग। और जाति क्या होता है? जाति जन्म पर आधारित होता है। ठीक है, जन्म पर कई प्रकार के जाति होते हैं, जैसे आप बोल सकते हो ब्राह्मण जाति और इसी प्रकार अन्य जाति, ये सारे जाति के कैटेगरी में आता है। ठीक है, जो मैं अभी आपको बताया वो भी आंसर लिख सकते हो, यहाँ पर मैं पढ़ के बता रहा हूँ ये भी आंसर लिख सकते हो इस समूह में। देखिए यहाँ पर ये आंसर हमको अजीब लग रहा है, हटाओ इसको मत लिखना, मैंने अभी जो आपको बताया वही लिखना है। ठीक है, ये तो टीचर को भी उतना समझ में नहीं आएगा, अपनी भाषा में लिखिएगा ना, वही टीचर को इंप्रेस करता है कॉपी में। तीसरा नंबर देखिए, राष्ट्रवाद को परिभाषित करें। ये भी मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर देख लेते हैं आंसर क्या आपका। अपने राष्ट्र और उससे संबंधित हर चीज के लिए प्रतिबद्धता, आमतौर पर भावनात्मक प्रतिबद्धता राष्ट्रवाद कहलाता है। कहने का मतलब है अपने राष्ट्र के प्रति हर चीज के लिए अगर आपके अंदर भावनात्मक प्रेम जग जाए, प्रतिबद्धता जग जाए, तो वही कहलाता है राष्ट्रवाद। ठीक है, हर हाल में, हर मामले में राष्ट्र को सर्वोपरि रखना, एकदम ऊंचा रखना, इसकी भावना अगर आपके माइंड में पनप रहा है तो यही आपके माइंड में राष्ट्रवाद की भावना उग्र हो रही है। ठीक है, उसके पक्ष में झुकाव रखना राष्ट्रवाद की पहचान है। यह विचारधारा की भाषा, धर्म, इतिहास, प्रजाति आदि की समानता समुदाय को विशिष्टता प्रदान करती है, राष्ट्रवाद का मूल आधार है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के कौन से 3 आदर्श शब्द थे? तो देख लीजिए यहाँ पर क्या उत्तर आपका। आज समाज नए रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। समाज के इस नए रूप में फ्रांसीसी क्रांति ने 3 आदर्शों को बंधुता, स्वतंत्रता, समानता जैसे शब्दों में अभिव्यक्त किया था। कौन था? बंधुता, स्वतंत्रता और समानता, ये 3 थे। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हरित क्रांति कब और किन क्षेत्रों में प्रारंभ की गई? इसका उत्तर आपका 1960 से 70 के दशक में, खास करके 1966 से 67 में देश में हरित क्रांति आई। यह कार्यक्रम मुख्यतः गेहूं तथा चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों पर ही लक्षित थी। हरित क्रांति पैकेज की प्रथम लहर पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्से में ही चला। कहने का मतलब है हरित क्रांति होता क्या है, कब और किन क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ, ये तो यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। हरित क्रांति मतलब होता है एक ऐसा क्रांति जिसमें फसलों के उत्पादन में एक बहुत ही बड़ा क्रांति आया था। कहने का मतलब अगर मान के चलिए मक्के का एक फसल है, उसमें अगर एक डंडी में ही एक ही फसल आता था, मतलब एक ही मक्का आता था, तो इसमें क्या होता था, इस क्रांति के तहत एक ऐसा कीटनाशक दवा का यूज किया जाता था जिसमें इसी में 3-4 मक्के उग जाते थे। तो यही हरित क्रांति से रिलेटेड है। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर, विनिवेश क्या है? तो सरकार सार्वजनिक कंपनियों में अपने शेयर जब निजी कंपनियों को बेचती है, मतलब कोई भी सरकार अगर प्राइवेट कंपनी को अपना शेयर बेच देता है तो इसे ही विनिवेश कहते हैं। सरकार के हाथों ऐसी कंपनियां घाटे में चलने का जब अनुमान होने लगता है तब ऐसा अक्सर होता है, यानी ऐसा कर देती है, प्राइवेट कंपनी को बेच देती है अपना शेयर। इससे सरकारी कर्मचारियों को भी भय लगा रहता है कि विनिवेश के कारण कहीं उनकी नौकरी चली न जाए। तो विनिवेश यही था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 7वां नंबर, इंग्लैंड में चार्टरवाद क्या है? यहाँ पर इसका उत्तर क्या आपका, ब्रिटेन में भी सभी को मतदान का अधिकार नहीं है। यानी ब्रिटेन में क्या है, सभी को वोट देने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार संपत्ति के स्वामियों को, जो बड़े बड़े संपत्ति के मालिक है, उसी को ही है, यानी उसी पर ही सीमित है। इसी के लिए चार्टर इंग्लैंड में संसदीय प्रतिनिधित्व से संबंधित एक सामाजिक आंदोलन था। यह आंदोलन 1839 में शुरू होकर प्रथम विश्व युद्ध तक मतदान के अधिकार के लिए लोगों के हस्ताक्षर अभियान के रूप में चलता रहा। ठीक है, तो ये था, मतलब वहाँ पर क्या था, इंग्लैंड में जो बड़े लोग थे, जो उद्योगपति लोग थे, संपत्ति वाले लोग थे, वही वोट देते थे, बाकी और कोई नहीं देता था। उसी से रिलेटेड ये आंदोलन था, उसी को कहा जाता है चार्टरवाद। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमान या प्रक्षेप से आप क्या समझते हो? यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। पिछली जनगणना 2001 में हुई। इसके आधार पर अगर 2026 की स्थिति का अनुमान लगाया जाए तो वह अनुमानित भारी आकार की दुर्दशाएं होगी। इसी को अनुमान या प्रक्षेप कहते हैं। कहने का मतलब है 10 वर्ष में जनगणना जो होती है, अगर 2001 में हुआ, उसके बाद फिर 2011 में हुआ, इसके बाद फिर नेक्स्ट
सत्र में 2021 में होना था। इसी तरह अगले सत्र में जो भी जनगणना होगा तो उस समय जितना अनुमान लगाया जाता है कि इतनी जनसंख्या होगी, इसकी दूरदर्शा इतनी होगी, उसी को कहा जाता है प्रक्षेप या अनुमान। बस ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा में अलगाव का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है अलगाव की भावना का सीधा अर्थ है जिसके आधार पर एक जाति दूसरी जाति से अपने को अलग मानती है और इस भिन्नता का कठोरता से पालन भी करती है, यही जाति प्रथा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो ध्यान से समझना। अलगाव या जाति की ऐसी एक भावना है जिसमें एक जाति दूसरे जाति के प्रति अलग मानती है और इसी भिन्नता को ही अलग मानने की प्रथा को या प्रक्रिया को ही कहा जाता है जाति प्रथा। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर, परिवार के सकारात्मक पक्ष क्या है? तो परिवार एक गहरे स्नेह और देखभाल की सनातन संस्था है। इसका उद्भव ही प्यार, त्याग, बलिदान, पारस्परिक सुरक्षा, देखभाल की मधुरता से हुआ है। ठीक है। परिवार की एक ऐसी सकारात्मक स्थिति इसके सकारात्मक पक्ष का बखान करती है। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए फोर्थ नंबर। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्याय पंचायत क्या है? न्याय पंचायत से क्या समझते हैं? ध्यान से देखिएगा। ग्राम पंचायत की न्यायपालिका के रूप में न्याय पंचायत की व्यवस्था होती है। मतलब किसी भी पंचायत में न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए एक न्याय पंचायत का गठन किया जाता है, उसी को न्याय पंचायत कहलाता है या फिर कहते हैं। कुछ राज्य में न्याय पंचायतों की भी स्थापना की गई है। बिहार भी ऐसे ही राज्यों में से एक है। न्याय पंचायत ग्राम पंचायत की अदालत है। कुछ छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई का आधार इनके पास होता है। ये ग्रामीण न्यायालय प्रायः कुछ ही पक्षों के आपसी विवादों में समझौता कराने में सफल होता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी। यहाँ पर देखिए रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी? तो यहाँ पर देखिए औपनिवेशिक शासन में यानी अंग्रेज के शासन में रैयतवाड़ी व्यवस्था भूमि प्रबंध से संबंधित थी। अंग्रेजों ने मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की। तेलुगु भाषा में रैयत का अर्थ है कृषक। इसके अनुसार किसान जमीन का मालिक खुद होता था। इस व्यवस्था में जमींदार के स्थान पर वास्तविक कृषि ही टैक्स चुकाने के लिए जिम्मेदार होते थे। तो ये था आपका रैयतवाड़ी। आगे की सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। जो भी चैनल से नहीं जुड़े हुए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है या फिर और भी जो सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।